नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कक्षा 11वीं के सबसे बड़े अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते में। दोस्तों, हमने पिछले अध्यायों में आधुनिकीकरण की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति, साथ ही साथ यायावर साम्राज्य, संस्कृतियों का निर्माण, उनके संपर्क और किस तरह से यूरोपीय देशों ने दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका सहित भारत, अफ्रीका, बहुत सारे क्षेत्रों की संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आधुनिकीकरण के रास्ते बने और आधुनिकीकरण आगे बढ़ता है। हम कक्षा 11वीं के 11वें अध्याय में मौजूद है। आइए हम शुरुआत करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया। औपनिवेशिक चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथों से सत्ता चली गई और राजनीतिक नियंत्रण चला गया। यह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तक, कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में जापान सफल रहा। उसने अपनी सांस्कृतिक और अपने आदर्शों के स्रोत भूमि चीन को 1854 में हराया और 1905 में रूस जैसी विशालकाय शक्ति को हराया। अब ये जानना होगा कि किस तरह से जापान एक उन्नत राष्ट्र बना कि वह इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो मित्र राष्ट्र थे उन्हें करारी टक्कर दी। यहाँ तक कि जब तक 1945 में अमेरिका के सैन्य परमाणु हमले न हुए, तब तक जापान ने यूरोप की आंख में दम करके रखा था। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन दोनों देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों के अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सिमर छियन 145 से 90 ईसा पूर्व की प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में चीनी संस्कृति के प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था कि 1869 के एक ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, सरकारी इतिहास विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय मूल्यांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीके से किया है। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिक जैसे लिमांग छीछाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक में से एक कुमे कुनिताके जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो और जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में जेसुइट पादरी मेटियो रिक्की और जापान में लुई फराय जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया है। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियाँ दी है।
आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन के भी फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास का परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य से इतनी शुरुआत हुई। हाल ही के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेज़ों में अनुदित हुई। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेश में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते आए हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाले विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध हैं, जो हमें इन देशों से अधिक विस्तृत और गहन परिचय देते हैं। दोस्तों, नाइतो कोनन, जो कि जापान में कुलगाम व्यक्तिगत नाम के पहले लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर नाइतो उनके कुल और कोनन का नाम, यहाँ पर कुल का नाम पहले लिखा जाता है। यह चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का जो अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपने पत्रकारिता अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। सिनोरॉन चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतंत्र सरकार के लिए चीनी सुंग राजवंश 1960 से 1279 के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यही से होने चाहिए थे। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकप्रिय बना सकती थी। इसके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। अब हम यहाँ पर परिचय करते हैं। यहाँ पर आप पहले मैप में देख सकते हैं जो जापान है, जापान और उसका क्षेत्र देख सकते हैं कि किस तरह से उसने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जो हांगकांग था उस पर भी उसने अधिकार कर लिया था। 1941 के समय उसने ये मंचूरिया क्षेत्र, जो कि चीन और ये इसका है, मंगोलिया के भी कुछ क्षेत्र में और चीन के क्षेत्र में, रूस के क्षेत्र में उसने अधिकार कर लिया था। 1941 के समय का ये मैप यहाँ पर दिख रहा है। 1941 के नीचे देखो ताइवान दिख रहा होगा, यहाँ पर भी उसका अधिकार था। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। प्रमुख नदियाँ इसकी पीली नदी यानी कि हुआंग, यात्सी नदी, झांगजियांग जिसे कहते हैं, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी ये किसके बाद है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी नदी नील नदी है, उसके बाद में अमेजन नदी है और फिर यह नदी है। इसके बाद में अगर हम बात करें पर्ल नदी भी यहाँ पर बहती है। चलिए, इसके बाद मैप ये देख लिया है हमने, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बोरिंग होगा, मैं शुरुआत में ही आपसे कह रहा हूँ, लेकिन पूरे सब्र के साथ में आपको वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब तक आप विश्व इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक आपको भारत के इतिहास की वैल्यू समझ में नहीं आएगी।
इतिहास अगर आपको सही से पढ़ना है तो आपको भारत और विश्व के इतिहास को कनेक्ट करने का प्रयास करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब अकबर शासन कर रहा था तो इंग्लैंड में विक्टोरिया का शासन था। यानी कि आपको हर चीज़ के बारे में, हर छोटे बड़े राजा के बारे में पता हो नहीं, आपको मुख्य मुख्य चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन पता तो हो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत होलकर डायनेस्टी में अगर कोई शासन कर रहा है तो उस समय पर गवर्नर जनरल कौन है, और उस समय पर मुगल शासक कौन है, और उस समय पर जो मराठा पेशवा है वो कौन है। अगर ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको इतिहास जानने में आसानी होगी। यानी कि सीधी सी बात है कि जब आप लिंकअप करके पढ़ते हैं, जब आप जोड़कर चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो एक चैन बन जाती है, और चैन के ज़रिए कहीं ना कहीं से चीज़ आपको याद आ जाती है। लेकिन आप अगर सीधे वे में किसी एक चीज़ को याद करते हैं तो आपको उसे याद करने में लंबा समय लगता है। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह और इसकी प्रमुख भाषा है चीनी। पुतोंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे उइघुर हुई, मांचू और तिब्बती। कैंटीज कैंटन यानी कि गुआंगझाओ की बोली हुए, और संघाई नीज यानी कि संघाई की बोली बू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक बोलियां भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है, और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह की खाने देखे जा सकती हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी या कैंटोनी में है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिम सम यानी कि शाब्दिक अर्थ जिसका है दिल को छूना, यही का खाना है, जो गुथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, जबकि सेचुओ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसालों और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक श्रृंखला द्वीप है, और जिसके 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो ओकिनावो द्वीप। द्वीपों की श्रृंखला जो ओकिनावो है वो द्वीपों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर, और प्रमुख द्वीपों की 50% से अधिक की जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। इन भौगोलिक परिस्थितियों में वहाँ वास्तुकला को प्रभावित किया है। इन भूकंपों ने अधिकतर जनसंख्या जापानी है। कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। अब इसके बाद अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें जापान में, तो ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर एक कहानी की तरह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ध्यान से बस सुनते जाइए, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको अच्छे लगे, जैसे जापान में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, कौन कौन से उसके प्रमुख 4 महाद्वीप है, द्वीप हैं, प्रांत जिनसे वह मिलकर बना, जिनके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था में कुछ पॉइंट्स निकाल कर आप लिखते जाइए, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते अगली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक
तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 में से 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन देम्यो चलाते थे। शोगुन देम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन देम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो यानी कि आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन एक प्रकार से वहाँ के सामंत थे, ठीक है। शोगुनों तथा देम्यो की सेवा में भी थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिला-जुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। देम्यो की राजधानियाँ बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहाँ की जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना उस समय के ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था इनकी तुलना में। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवन संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूँकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे यह पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे और वैसे भी इनके कीलाकार टाइप की इनकी लिपि है, डंडी टाइप की, तो लकड़ी में आसानी से छापा जा सकता था। जो हमारे गोल घुमावदार शब्द हैं उनमें इंक फैलने का ज़्यादा डर रहता है। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के निशिजन में रेशम उद्योगों के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माने जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलावों, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीनी प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। यह मिथकीय कहानियाँ बताती है कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी हैं।
तो इनके सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसके बारे में हम गेंजी की कथा इसको भी पढ़ते हैं। इससे पहले निशिजिन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में वहाँ 31 परिवारों का बुनकर संघ था। 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे प्रोत्साहन मिला। निशिजिन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, अब गेंजी की कथा की हम बात करें तो मुरासाकी शिकुबु द्वारा लिखी गई ह्यान राजदरबार की यह काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य के प्रमुख कथाप्रति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का। चीनी का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और ह्यान राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी की कितनी आज़ादी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो पढ़कर सार मिलता है, जापान ने औद्योगिकीकरण और नए आर्थिक नीतियों को जल्द से जल्द अपनाने का काम किया और इन्होंने पूरी फुर्ती के साथ काम किया। यही कारण है कि जापान बहुत तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जब इनकी कमर टूटी, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कितनी तेज़ी से आगे बढ़े। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लगभग सभी वर्ग कार्य करने योग्य है, यानी कि महिलाएं पुरुष बिना किसी भेदभाव के सभी समाज के विकास में हिस्सा लेते हैं। मेजी पुनर्स्थापना की बात करते हैं। मेजी पुनर्स्थापना विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आइए जानते हैं मेजी पुनर्स्थापना। 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों के प्रति भी मांग थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिससे जापान ने अमेरिका के साथ रासायनिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़े के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। यानी कि यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं सम्राट का। यहाँ पर आप पेरी का जो कॉमोडोर पेरी था उसका जहाज यहाँ पर देख सकते हैं। लकड़ी के ब्लॉक पर एक जापानी छाप भी यहाँ पर दिखाई गई है। जापानीज इन्हें काले जहाज इनकी लकड़ी को जोड़ों को कोलतार से सीलबंद किया जाता था कहते थे और इस तरह के चित्र उन्होंने कार्टूनों की तरह दिखाया है। दोस्तों, शोगुन जो थे वो सामंत थे और यहाँ पर सामंतवाद का खात्मा होता है और पूरी तरह से सत्ता राजा के हाथ में आ जाती है।
एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण और लोग यहाँ जानते थे। यहाँ पर कामोडोर पेरी का चित्र देखिए, कितने कार्टून तरीके से इन्होंने बनाने का काम किया है। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। विद्रोहियों के हाथों में चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, बजाय उनकी उपेक्षा करने, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते थे और अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार भी थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। सरकार ने फुकोकू क्योहुए यानी कि समृद्ध देश मौजूद सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार को सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूने को समझने राजतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पर थे हम? राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूने को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 में शिक्षा संबंधी राजज्ञों ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे इतिहास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक से नई विद्यालयी व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्य चर्चा पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रति प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था, जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया और उसे पढ़ना जरूरी था। और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। यहाँ पर जापानी भाषा एक 3 लिपियों का प्रयोग करती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक लिपि यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे लिखा हुआ, ये जापानी लेख है। यहाँ पर कांजी यानी कि चीनी चित्रात्मक चिन्ह है जो लाल है, काताकाना जो नीला है और हीरागाना या हरा है। एक काताकाना हीरागाना क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6वीं शताब्दी में ली। चूँकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है,
उन्होंने दो ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, हीरागाना और कातागाना कतागाना कताकाना। हीरागाना नारी सुलभ समझी जाती थी क्योंकि अरे यार यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों यानी कि हीरा काना अथवा कताकाना को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिया जाता है। बाकी हीरागाना में ध्वन्यात्मक अक्षर माला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों में से व्यापक समाज में काफ़ी तेजी से फैल सका। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करे या कोई यूरोपीय भाषा अपना ले। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप फिर से लिपि देख सकते हैं। जापानी लेख में आपको कांजी यानी चीनी चित्रात्मक चिन्ह जो लिए गए 6वीं शताब्दी में वो लाल रंग में आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। और जो कताकाना है वह नीला रंग में जो ये है वो दिख जाएगा, और जो हीरागाना है वो आपको हरे रंग में दिख जाएगा। और आगे बढ़ें दोस्तों तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही ये इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों में काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रखे और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। उन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनाने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा और अधिक जनवाद और लोकप्रिय मांग अवसर की सरकार आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के बीच उसके साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। अब हम यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ यह जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्वाभाविक रूप से काफ़ी लंबा होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के आखिर तक भी बने रहेंगे। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेलवे लाइन 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ और मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए
प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों में होने लगा। जायबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था और इनका प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध तक अर्थव्यवस्था में बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइदो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे, और फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ। विकास के साथ साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई, यानी कि 2.25 करोड़ लोग 2 करोड़ 25 लाख लोग रहा करते थे शहरों में। अब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं। हमने पिछले अध्याय में जब हमने इंग्लैंड में औद्योगिक विकास की बात की थी, तो हमने देखा था कि किस तरह से मजदूरों का व्यापक पैमाने पर उन क्षेत्रों में शोषण किया गया, जिसके चलते मजदूरों ने क्रांति खड़ी कर दी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हुआ था या फिर यहाँ पर कुछ अलग सीन था। दोस्तों, औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में लगभग 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई, यानी कि महिलाएं अधिक फैक्ट्रियों में काम करती थी। जैसे कि हम इंग्लैंड में भी देख चुके हैं, वहाँ पर ही महिलाओं और बच्चों का अनुपात ज़्यादा था। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई और 1930 के दशक में यह संख्या 4000 पहुंच गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे और इसमें परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहां सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। उद्योग में तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तानाको सोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया। एक किसान के बेटे तनाका सोजो, जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और जिन्हें यहाँ पर 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन का नेता बनाया गया, ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन में संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डायरेक्ट में सदस्य चुने गए और उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आसियो खान के बतारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण
100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिससे 1904 तक फसल सामान्य हो गई थी। अब हम यहाँ पर के आक्रामक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिसके चलते ये द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हुई उन पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं। मेजी मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच को से प्रभावित थी। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से यह माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते थे। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापानी पश्चिम शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। दोस्तों, पश्चिमीकरण और परंपरा की अगर हम बात करें तो जापान के अन्य देशों के साथ साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा योकुजी मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। फुकुजावा याकुची इनका जन्म एक गरीब समुराई परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई थी। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी इन्होंने पढ़ी थी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। इन्होंने एक नई शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज क्यो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरो कुशल संस्था के मुख्य सदस्यों में से एक थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन यानी कि गागु नो ससुमे, जिसे 1872 के 76 के दरमियान लिखा, में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारथ्यों को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। उनका सिद्धांत था, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के
ऊपर नहीं बनाया है, ना ही इंसान को इंसान के नीचे। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाकी सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिम उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों की आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति के मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य कर दिया। जापान एक आधुनिक समाज बन चुका था और इनके रोज़मर्रा के सामान आप देख सकते हैं कि किस तरह से आधुनिक ये हो चुके थे। यहाँ पर ये कार क्लब देख सकते हैं और इससे जो लड़कियाँ जुड़ी हुई थी और कितनी ज़्यादा फैशनेबल आप देख सकते हैं। 1925 में यहाँ पर पहला रेलवे स्टेशन खुला। ये लोग बुरबुरा मतलब कि बुरबुरा यहाँ पर इसका अर्थ भी लिखा हुआ है, बिना किसी लक्ष्य के घूमना। यहाँ पर अभिनेत्री मासुई सुमाको इप्टन के नाटक एक गुड़िया का घर में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्दी दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। यह दौर ओज से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर भी सवाल उठाए गए। इसके बाद में आधुनिकता पर विजय की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से जापान का अति राष्ट्रवाद उस पर हावी होने लगा था, जिसके चलते वह अब एक कट्टर तानाशाही में बदलने लगा था। अब आइए देखते हैं आधुनिकता पर किस तरह से विजय पाएगी। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी कि आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाया जाए। संगीतकार मोरुयो सामुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्य यंत्रों पर बजाया जा सके या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिम धाराओं के मिलन में एकता को परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री रांके से लिया गया है। नैतिक ऊर्जा ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का
इसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराने के कारण लाखों की तादाद में वहाँ की आबादी का जीवन तितर-बितर हो गया और बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों की जानें गई, तो यहाँ पर किस तरह से वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की वापसी होती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ एक आश्चर्यजनक इतिहास भी है कि इतना बड़ा हमला सहने के बावजूद जापान टूटा नहीं और वापस उसने अपने आप को स्थापित किया। आइए पढ़ते हैं। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख का तांडव हुआ वह पूरी तरह से आवश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 से 47 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया। विसैन्यीकरण का मतलब है इनकी सेना को भंग कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। इसके अनुच्छेद 19 के तहत कथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल अब वर्जित हो गया। पाबंदी लग गई। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाए वास्तु यानी कि एक बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने के लिए भी कोशिशें की गई। जाए वास्तु यानी कि जो बड़ी कंपनियां होती है, राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए, इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान दिया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है, लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बनने से बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही। युद्ध के पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच में सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन के साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। 1964 में टोक्यो में हुए 1964 में खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर उभरे। आप उस दौर की जापानी तस्वीर देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की ऊपर वाली तस्वीर और उसके बाद की नीचे वाली तस्वीर। जो नीचे वाली तस्वीर हुई है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है। ऐसी तस्वीर तो आज भी हमारे इधर देखने को कम मिलती है। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियाँ 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यह भी जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि वे नए प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मिनामाता में पारे के जहर फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण की समस्याएं जन्मी।
जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और सभी हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्यवाही, नए कानूनों में स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते-आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। आज एक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौती का सामना कर रहा है। दोस्तों, इस तरह से हमने एशिया की शुरुआती सबसे बड़ी महाशक्ति और औद्योगिकीकरण की शुरुआत एशिया में सबसे पहले जिस देश से हुई, उस जापान के इतिहास के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया। हमने मेजी पुनर्स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई घटनाएं और उसके बाद इसके पुनः चमत्कार स्वरूप वापस लौटने के दौर को भी देखा। अब हम वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और विश्व की दूसरी सुपर पावर के बारे में बात करेंगे। चीन के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कई बार हम ये देखते हैं कि अक्सर ये हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम किसी भी पैमाने पर उससे कुछ नहीं सीखेंगे, अगर उसमें कितना ही अच्छाई क्यों ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात गलत है। अगर आपके दुश्मन में भी कोई अच्छी क्वालिटी है तो आपको सीखनी चाहिए। जैसे भारत को ये सीखना चाहिए कि किस तरह से चीन इतनी तेज़ी से तरक्की किया, भले ही वहाँ पर तानाशाही आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी तेज़ तरक्की वहाँ पर हुई है कि आज वह दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका को पछाड़ने को तैयार है। तो आइए चीन के इतिहास को समझते हैं। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में तीन समूहों के नज़रिए झलकते हैं। कांग येवेल या लियांग केचाओ जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युग की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है। जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया, इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज़ गति पकड़ी। जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदे व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, तो इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 के दौरान होता 1839 से 1942 के दौरान तकरीबन 103 वर्षों तक ये चलता है और इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया तथा सुधार तथा बदलावों की मांगों को मजबूत किया। अफीम व्यापार ये भारत से करते थे, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उगाती थी और यहाँ पर के जो लोग थे वो ब्रिटेन वाले जो लोग थे वो चीन में ले जाकर इसे बेचते थे। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यहाँ उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार कहा जा सकता है। अब इसके आगे अगर हम देखें, कांग युवेई और लियांग केचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियाँ बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उसने चीन को औपनिवेशिकीकरण से बचाने की ज़रूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों
के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रियाओं के रूप में किया जाने लगा। बोलान बू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की। वे ब्रितानियों की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रितानियों यानी कि ब्रिटिशर्स ने चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल किया है। इन सबसे अधिक कईयों ने महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लौट लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका भी निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद किए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की ज़मीन पर और चीनी इलाकों पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। इनकी परीक्षा प्रणाली पर अगर हम बात करें तो अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख इनकी संख्या थी अभिजात वर्ग की। ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में जिसे बाकुबेन कहते हैं, शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 से 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय यानी कि सैंगहुआन डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए नीचे दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूँकि यह क्लासिकी चीनी के सीखने के हुनर पर आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना चीन में किस प्रकार हुई, यह जान लेना भी आवश्यक है। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन यात्सेन 1866 से 1925, जिनका जीवन काल रहा, के नेतृत्व में एक गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं।
वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांतों सन मिनचुन चुई के नाम से मशहूर हुआ। ये 3 सिद्धांत थे। राष्ट्रवाद, यानी कि इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, इसे सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व की में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डावाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटेन के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथिया लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल-पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी, और चीन कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात-सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई-शेक 1887 से 1975 जिनका जीवन काल रहा, कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियानों के जरिए वॉरलॉर्ड्स को, यानी कि स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था, औद्योगिक विकास धीमा और गिने-चुने क्षेत्र में था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इनकी संख्या 5 लाख थी। लेकिन इनमें से केवल कुछ ही प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी, यानी कि सियाओ सिमिन, व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था, औद्योगिक विकास धीमा और गिने-चुने क्षेत्रों में था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम करते थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी, सियाओ सिमिन, व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था, काम के घंटे बहुत लंबे थे और काम की परिस्थितियाँ बहुत खराब थी। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब
विषयों की लेकर सारोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालय के फैलने से मदद मिली। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साओ तुआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा का प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से, साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल तुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। दोस्तों, 1933 की अगर हम बात करें तो 1933 का संघाई कैसा था, हम यहाँ पर देखते हैं। संघाई में एक काला अमेरिकन तुरही वादक बक क्लेटन अपने जैज और कैस्ट्रा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके बाद मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उसे उसके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। सो अमेरिकी होने के बावजूद खुश नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उनकी सहानुभूति थी। गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई जिसमें वे जीत गए के बारे में वह लिखते हैं, चीनी तमाशबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभिष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक के रास्ते भर भी किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे। चीनियों की गरीबी और कठोर दिनचर्या के बारे में वह लिखते हैं, मैं कभी कभी देखता कि 20 या 30 कुली मिलकर किसी बड़े भारी ढेले को खींच रहे हैं, जो कि अमेरिका में किसी ट्रक द्वारा या घोड़े द्वारा खींचा जाता। ये लोग इंसानी घोड़े से कुछ अलग नहीं लगते थे और पूरा काम करने के बाद उन्हें इतना ही मिलता था कि वे किसी तरह पेट भर चावल और सोने की एक जगह हासिल कर लें। मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे। यहाँ पर रिक्शा खींचने वाला लान जियो द्वारा एक चित्र आप देख सकते हैं। देश में एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात-सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। आप यहाँ पर बढ़ती हुई कीमतों को देख सकते हैं। 1937 में जिस मुद्रा से 2 जोड़ी बैल खरीद सकते थे, 1939 में वहाँ एक सुअर आ सकती थी, 1941 में उसी कीमत पर एक आटे की बोरी, और 1943 में उसी कीमत पर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि 2000 रुपये में आप 2 बैल जोड़ी खरीद लेते हैं, तो 1939 में 2000 रुपये में आप सिर्फ एक सुअर खरीद सकते थे, 1941 में सिर्फ एक आटे की बोरी, और 1943 में सिर्फ एक मुर्गी खरीद सकते थे, और 1945 में तो 2000 रुपयों में सिर्फ आप 2 अंडे खरीद सकते थे, और 1947 में आप कोयले का सिर्फ एक टुकड़ा 2000 रुपयों में खरीद सकते थे, और पन्ना, ये सिर्फ एक पन्ना 1949 में आप 2000 रुपयों में खरीद सकते थे। यह सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाया, लेकिन यहाँ पर चित्र के जरिए यही समझाने का प्रयास किया गया है कि 1933 में जिस कीमत पर 2 बैलों को या फिर 2 पशुओं को खरीदा जा सकता था, 1949 में उसी कीमत पर सिर्फ एक पन्ना मिल सकता था। समय रेखा की बात करें, जापान और चीन की तुलना करते हैं। 1603 तोकुगावा लियासु द्वारा
ईडो शोगुनेट की स्थापना की गई जापान में, और इसी 1630 में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद हो गए। 1644 से 1911 के दौरान चीन में छिंग राजवंश रहता है, और 1839 से 1860 के दौरान दो अफीम युद्ध होते हैं। 1854 में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौता को अंतिम रूप दिया जाता है। जापान के अलगाव का अंत होता है। 1868 में मेजी पुनर्स्थापना होती है। 1872 में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेल लाइन चलती है। 1889 में मेजी संविधान अमल में लाया जाता है, और 1894-95 में चीन और जापान के बीच युद्ध होता है। 1904-05 में जापान और रूस के बीच में युद्ध होता है, और इन दोनों ही युद्धों में जापान ने रूस और चीन जैसे बड़े साम्राज्यवादी देशों को, यानी कि जो बड़े विशाल क्षेत्र में फैले हुए देश थे, उन्हें हराया था। 1910 में कोरिया का समामेलन 1945 तक उपनिवेश ये रहता है। सन 1912 में चीन में सैन्यात सेन द्वारा कुओमिंतांग की स्थापना की जाती है। 1914 से 1918 के दौरान पहला विश्व युद्ध होता है, जिसमें जापान भाग लेता है। वहीं चीन की बात करें तो 1919 में 4 मई का आंदोलन होता है। 1925 में जापान में सभी पुरुषों को मताधिकार मिलता है। 1921 में चीन में जापानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1931 में चीन पर जापान का हमला होता है। 1926 से 49 के दौरान चीन में गृह युद्ध होता है। 1941 से 45 के दौरान प्रशांत युद्ध होता है, द्वितीय महायुद्ध जिसे कहा जाए। 1934 में चीन में लॉन्ग मार्च होता है, और 1945 में यहाँ पर जो जापान है वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम विस्फोट होता है। 1946 से 52 के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा, जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण करने के लिए सुधार होते हैं। 1949 में चीन का जनवादी गणतंत्र चियान काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1956 की बात करें तो जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है, और 1964 में एशिया में पहली बार टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान में किया जाता है। 1962 में चीन सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन आक्रमण करता है। 1966 में सांस्कृतिक क्रांति होती है, और 1976 में माओत्से-तुंग का और चाउ एन लाई का निधन होता है। 1997 में ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी की जाती है। दोस्तों, चीन साम्यवादी दल का उदय किस तरह से होता है और इसका विकास, आइए हम यहाँ पर समझते हैं। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया। 1945 और 1949 के दौरान कीमतें 30% प्रति माह की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में दो संकट थे, एक पर्यावरणीय संकट संबंध जिसमें बाजार ज़मीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी ज़मीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1931 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला, लेकिन लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी
कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया। 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ से तुंग ने जो सीसीपी के जो नेता थे, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रमों को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता ने चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसके अंतर्गत कुओमिंतांग पर जीत हासिल की गई। माओ से तुंग के अमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 से 34 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग में हमले से सुरक्षित शिविर लगाए, मजदूर किसान परिषद सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए, जिसमें आयोजित शादियां और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को उन्होंने आसान बनाया। आप यहाँ पर साम्यवादी क्षेत्र, लॉन्ग मार्च का मुख्य मार्ग और अन्य क्षेत्रों को देख सकते हैं। चीन में कम्युनिस्टों के सोवियत की कुओमिंतान द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्होंने 1934 से 35 के दौरान लॉन्ग मार्च पर जाना पड़ा, जो कि शांक्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे यूनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों को और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। यहाँ पर आप एक कैमरे का चित्र देख सकते हैं कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो सैनिक थे, उनके द्वारा जो बंजर ज़मीन थी उसे कृषि योग्य बनाया गया। दोस्तों, नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65 के दौरान इसके विषय में हम बात करते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही यानी कि यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया गया कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूद अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। इस सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए तेजी से औद्योगिकीकरण प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे, जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीज़ें प्रिय होंगी: पितृभूमि, जनता, काम विज्ञान और
जनसंपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 32,92,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953 से 54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लिू शाओची 1896 से 1969 और तंग सियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़े में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों के टकराव की बात करें तो 1965 से 78 के दौरान समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी और दक्षता की बजाय विचारों पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा यानी कि साम्यवादी होना। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के विषय में सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई, अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध से प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 से शुरू होने वाले सुधारों पर चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांवपेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी के सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न करने के लिए सीसीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों यानी कि सू शाओजी को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है।
अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसा कि कन्फ्यूशियसवाद, और यह तर्क कि पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बन सकता है। हम यहाँ पर ताइवान के किस्से को समझने का प्रयास करते हैं। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक आबादी, डॉलर और 20 कीमती कलाकृतियां लेकर 1900 सॉरी क्या क्या बोल दिया उन्हें। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी और तब बाद जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडाम घोषणा पत्र 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग के ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली और सत्ता की जगह स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे पर रहा। अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई, लेकिन अहम बात यह थी कि अमीर और गरीब के बीच भारी अंतराल बढ़ता गया। ताइवान एक लोकतंत्र के रूप में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा। यह 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ और 1887 में जब एक फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ ली। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही थे। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं, ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि के बड़े पैमाने पर हो रहा है और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने में सहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। कोरिया की कहानी पर अब हम आते हैं। हमने जापान, चीन और ताइवान पर बातें की और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अब हम कोरिया पर आते हैं। यहाँ पर आधुनिकीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कोरिया में जोसोन वंश 1392 से 1910 तक जिसका शासन रहा, ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसेन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे।
यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं जहाँ पर जापान से आज़ादी मिलने के बाद किस तरह से ये खुश हैं, उसकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम कर रहे। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। युद्ध के बाद में कोरिया में क्या चल रहा था ये जानते हैं। युद्धोत्तर राष्ट्र। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते के साथ समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया। कोरियाई युद्धों से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिकीकरण की भी धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा एवं राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजतन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया और अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली में होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों और मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांग का उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलन के एकीकरण आंदोलन के रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार उखाड़ फेंक दिया गया। तीव्र औद्योगिकीकरण एवं मजबूत नेतृत्व की बात करें तो अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग-ही राष्ट्रपति बने। पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कॉरपोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हुआ, जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी (आईएसआई) से निर्यात पर केंद्रित हो गई। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिकी उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्पात,
लौह धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव समूल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास और समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त किया गया। आगे जाकर इस अभियान का औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों आसपास के इलाकों के विकास के लिए विस्तार किया गया। आज कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो अपने विकास प्रयासों में सैमूल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव बांट रहा है। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों और सक्षम श्रमबलों के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। साथ ही वहाँ के ड्रामा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहन से निर्यात को बढ़ाने और नए उद्योगों के विकास में सक्षम रहे। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया। कोरिया के औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल से ही साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के आर्थिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू किया। विदेशी निवेश और कोरिया के उच्च घरेलू बचत दर ने औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में मदद की, जबकि विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के प्रेषण ने भी समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया। पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उन्हें पुनः चुना गया। ये पार्क कौन थे, क्या आप जानते हैं? पार्क वही व्यक्ति थे जो सैनिक थे और उन्होंने सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता पाई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से दक्षिण कोरिया के विकास कार्यों में भागीदारी की कि जब वे तीसरी बार लोकतांत्रिक तरीके से खड़े हुए तो उन्हें फिर से चुना गया। अक्टूबर 1772 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने अस्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यूसिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था। राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप से निलंबित हो गया। हालांकि 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियां, जो कि भारी रासायनिक उद्योग में मुख्य निवेश रखती थी, में काफ़ी बाधाएं आई। इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूसिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया था। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 यानी कि 1979 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ यह खत्म हो जाता है। लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास की हम यहाँ पर बात करते हैं। लोकतांत्रिकरण की इच्छा पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार फिर सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्ता पलट का मंच तैयार हुआ। वहीं 1980 में चुन के सैन्य
गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य दलों ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, किंतु गवाजू शहर में विशेष रूप से छात्रों और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चुन के सैन्य दलों ने लोकतांत्रिकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उसी वर्ष के अंत में चियुन युसियन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। चुन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 में 1.7 से बढ़ाकर 1983 में 13.2% तक बढ़ा दिया और मुद्रास्फीति को भी इन्होंने कम कर दिया। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शहर के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से मौत की घटना के बाद नागरिक लोकतांत्रिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए, जिसको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्य वर्ग के नागरिकों ने भी भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार शुरू होता है। जून 1987 में आप लोकतंत्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता रोह ताए-बू का चुनाव हुआ। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रहे चुन किम यंग सैम को एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता किया। दिसंबर 1992 के दशकों में चल रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। नए चुनावों एवं सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर लोकतंत्र की शुरुआत होती है। नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर पर पहुंच चुकी थी। सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। दूसरी ओर सरकार ने औद्योगिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया और सरकार ने भी सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखा। इस बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में शामिल होने का निर्णय लिया और कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का जो प्रयास शुरू किया गया। लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों का खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। यही नहीं, इन आर्थिक संकटों में पूरे देश के एक साथ प्रयास
पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता किम डे जुंग सत्ता में आए। सत्ता में दूसरा शांतिपूर्ण हस्तांतरण 2008 में हुआ, जब रूढ़िवादी पार्टी के नेता ली माइंग वाक प्रगतिशील पार्टी रो म्यूह्यून प्रशासन के बाद अध्यक्ष चुने गए। 2012 में रूढ़िवादी पार्टी के नेता पार्क खन हे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। उनके पिता पार्क चुन ही की राजनीतिक विरासत के कारण उन्हें अपने कार्यकाल की शुरुआत में बहुत समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन अक्टूबर 2016 में जब यह बात उठी कि उनके स्थान पर उनके नज़दीकी मित्र गुप्त रूप से सरकारी मामलों का प्रबंधन करते हैं, तब राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शनों के फलस्वरूप मार्च 2017 में उन पर महाभियोग चला और उन्हें कार्यालय से हटा दिया गया। मार्च 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ और मून जे-इन ने राष्ट्रपति पद संभाला। यहाँ पर आप सियोल को देख सकते हैं, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और देखिए यहाँ पर कितना खतरनाक तरीके से विकास कार्य हुआ है। मई 2017 में तीसरी बार जो हस्तांतरण हुआ, उसके बाद 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडल लाइट विरोध में देश की लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्जदार है, लेकिन यह देश गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही है, जिसे आज इस देश ने आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके बाद में हम आधुनिकता के 2 मार्ग पर हम बात करेंगे और फिर उसके बाद में इस अध्याय का कल्याण कर देंगे। दोस्तों, जब पूरा ही एक एक लाइन पढ़ें तो फिर इन 2 पेजों को क्यों छोड़ें। थोड़ी सी आलसी करके क्या मिलेगा, वैसे ही हम 2 घंटे पार पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं। औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए। ताइवान का किस्सा और कोरिया की कहानी के साथ साथ चीन और जापान का इतिहास दिखाता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आज़ाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग राहें तैयार की। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहने में अरे यार, क्या पढ़ रहा हूँ, बहुत देर से बोलने के कारण गले में दर्द होने लगा भाई साहब। पानी पीता हूँ। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। तथापि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध और लोकतंत्र की मांग का गला घोंट दिया। उसने एक औपचारिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बनी रही और अंदरूनी विकास भी प्रभावित हुआ। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। हालांकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही उसने अपने हल ढूंढने की कोशिश भी की। जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव है। एक और जहां जापानी एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त रखने की उम्मीद करते थे, दूसरे लोगों के लिए यही विचार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए। यहाँ यह उल्लेख करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों के सुधार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या ज़बरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था,
बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु पाठ्यचर्चा का मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया जाता था। इसी तरह परिवार में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए बदलाव विदेशी और देसी विचारों से मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। चीन का आधुनिकीकरण का सफ़र बहुत अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद के ने सारे नियंत्रण को कमज़ोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना दिया। इसके चलते ज़्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने पड़े और युद्ध, सामंतवाद, लूटमार और गृह युद्ध ने बहुत से लोगों की जान ले ली। जापानी हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की जानें गई। प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझों को और बढ़ा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता निर्मित करने के रास्ते की तलाश की गई। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपरा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। उन्हें लगता था कि परंपरा जनसमुदाय को गरीबी में जकड़े हुए है, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। साम्यवादी दल के लोगों को अधिकार एवं सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने का काम आती थी। तथापि इससे शताब्दियां पुरानी असमानताएं हट गई, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई। पार्टी ने अब बाजार संबंधी सुधार किए और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुई, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है और अब समाज बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है। सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी है। यह नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि चीन किस तरह अपनी धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। और आज चीन विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की कगार पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, इस तरह हमने जो एशिया है उसका एक धड़े की हमने बात की, जहां पर चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो या फिर उत्तर कोरिया हो, इनके विकास क्रम की, ताइवान के विकास क्रम की हमने यहाँ पर बात की। और मुझे उम्मीद है कि इस लंबे वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखा, सुना और समझने का प्रयास किया होगा, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर आयु कम पड़ जाएगी। इसलिए जहाँ से बेहतर समझ, बेहतर सोच मिले, उसे अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।